रिलायंस के नतीजों की इस खास पेशकश में और बेहद शानदार नतीजे रिलायंस ने पेश किए और साथ ही रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी अच्छी खबरें यहाँ पे दी गई हैं राइट्स इशू के जरिए और डिविडेंड के जरिए। तो एक बार आपके सामने स्नैपशॉट रख दूं कि रिजल्ट्स किस तरीके के आए हैं। सबसे पहले रिलायंस जियो की हम बात करेंगे क्योंकि इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, खबरों में है, रिलायंस जियो है। उसका मुनाफा आया है 2331 करोड़ रुपए, जो हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा है और एक्चुअल वैल्यू टर्म में उससे भी ज्यादा है। 1840 के अनुमान के सामने 2331 करोड़ रुपए मुनाफा आया है। रेवेन्यू भी 14,835 करोड़ यहाँ पे देखने को मिला है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओवरऑल नंबर अगर आप देखेंगे तो 6,348 करोड़ का मुनाफा आया है, जो हमारे अनुमान से थोड़ा कम है क्योंकि दुनिया भर में शटडाउन और लॉकडाउन की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन रेवेन्यू 1,36,000 करोड़ अनुमान के लगभग बराबर या उससे थोड़ा सा आप कम कह सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मार्जिन फ्रंट में जबरदस्त तरीके से उछाल हुई है। 14.5 के अनुमान के सामने 16% का एबिटा मार्जिन हमने रखा है। वन टाइम लॉस भी हमने 4267 करोड़ का यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। लेकिन चौंकाने वाले नतीजे आपको रिटेल की तरफ से मिलेगा। रिटेल का मार्जिन 5.2 से बढ़ के 7% हो गया है और रिटेल का रेवेन्यू 38,211 करोड़ है, जो वाईओवाई अगर आप देखेंगे तो उससे 2,000 करोड़ रुपए हमने बढ़ाया है यहाँ पे। और मार्जिन भी एबिटा लेवल पे 7.8% है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो 6.8 थी, तो वहां पे भी बीट है। पेटकेम के इलाके में आप आइए, पेटकेम का मार्जिन 18.4% है, जो हमारा लगभग अनुमान था 19% के सामने, तो वहां पे हल्का सा है, जो कि हम पहले से आप कह रहे थे कि पेटकेम का बिजनेस लगभग ऐसा ही रहेगा। रिटेल के लिए बड़ी खबर राइट्स इशू के तौर पे आई है। राइट्स इशू का ऐलान हो गया है और राइट्स इशू जो आपको मिलने वाला है उसमें हर जो है 15 शेयर के बदले एक आपको राइट्स इशू मिलेगा। उसका भाव होगा 1257 रुपए और 25% रकम आपको अपफ्रंट देनी होगी, उसके बाद स्टेगर्ड वे में देनी होगी। साथ ही 53,125 करोड़ रुपए राइट्स के जरिए जुटाए जाएंगे और प्रोमोटर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ ही 6.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया गया है। परिचय करा दें आपका मेहमानों से जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं शैलेंद्र भटनागर, जो बहुत लंबे समय से इसको ट्रैक कर रहे हैं और सीबीएसई आवाज के मैनेजिंग एडिटर हैं। साथ ही विकास सेठी जी हैं, जो सेठी फिनमार्ट के हैं। गौरांग शाह है बीएनपी पारिबा के, बहुत लंबे समय से रिलायंस को ट्रैक कर रहे हैं। मयूरेश जोशी हैं, जिमोनील के रिसर्च हेड हैं, उनसे बात करेंगे। और साथ ही दो हमारे सहयोगी रिसर्च जर्नलिस्ट यतिन मोटा, जो लगातार आपको राइट्स इशू की खबर दे रहे थे और अब उस पर सामने आपकी खबर आ चुकी है, तो उनसे बात करेंगे। और उसके साथ ही सुमित मल्होत्रा, जो पूरा रिसर्च हमारे सामने पेश कर रहे थे रिलायंस का, कि कहां कैसे किस नजरिए से देखा जाए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी खबर तो मुझे लगता है रिटेल के लिए आई है कि उनको राइट्स इशू मिलेगा। करंट प्राइस से डिस्काउंट पे तो मिलता ही है, काफी अच्छे डिस्काउंट पे, और अच्छी बात यह है कि वो 25% की रकम देनी है शुरुआत में। बिल्कुल, तो इसके पीछे एक लंबा कारण है नीरज जी। सबसे पहली बात तो 14% डिस्काउंट पर 1 से 1:15 के रेशियो पर आपको राइट्स इशू मिल रहा है और सिर्फ 25% आपको पैसा अपफ्रंट देना है। हालांकि जो रिलायंस के प्रमोटर्स हैं वो पूरा पैसा आपको डालते हुए दिखेंगे। नीरज जी, जो 3 बातें इस स्टॉक को शायद आगे की तरफ मंडे को चलाएंगी, मैं सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहता हूं। आप देखिए, बात हुई है जियो प्लेटफॉर्म पर, जहां आपने 2 हफ्ते पहले एक ट्रांजैक्शन देखा, 9.99% स्टेक सेल, 43,570 करोड़ की जो फेसबुक ने खरीदा है। वैसे ही उतने ही साइज के आपको और ग्लोबल इन्वेस्टर्स से इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इस क्वार्टर में बढ़कर 130 रुपए 60 पैसे हुआ है। दूसरा जो एक गाइडेंस दी गई है वो ये है कि अरामको, सऊदी अरामको जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, उन्होंने कहा था कि रिफाइनरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस की 15% स्टेक खरीदेंगे। उसकी ड्यू डिलिजेंस बिल्कुल ठीक तरीके से पाथ पे चल रही है। और तीसरी बात, जो एक सरकार से एनसीएलटी से अप्रूवल मिला है कि ऑयल और केमिकल्स बिजनेस को कार्व आउट किया जाए एक इंडिपेंडेंट बिजनेस में। तो ये 3 चीजें हैं, राइट्स इशू के जो डिस्काउंट है उसके साथ साथ जो शायद रिलायंस के स्टॉक को इस महीने जो कि 33% आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, आगे आने वाले महीने में आपको तेजी दिखाता हुआ दिखेगा। नीरज जी, साथ 2 मेहमान खास बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गौरांग जी, ओवरऑल रिजल्ट और इस राइट्स इशू की खबर पर आपकी नजर किस तरह पड़ रही है? तो अभी अभी कुछ जिक्र हो रहा था, मेरे ख्याल से इतिहास कैसे फिर से रचाना, ये बखूबी कंपनी भी जानती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और उनके मैनेजमेंट भी जानते हैं। और मेरे ख्याल से सहल जी ही जिक्र कर रहे थे कि
पहले आरपीएल और आरपीपीएल करके नामक दो कंपनियां थी जहां पर यह सिलसिला शुरू हुआ था किश्तों में पैसा भरना। और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है नीरज जी के आप एक अच्छी कंपनी के शेयर निवेशकों को किश्तों में दे ताकि जो वित्तीय मुआवजा है या भार है उन पर पड़े नहीं और उसके साथ साथ आपको एक अच्छी कंपनी में निवेश करने का मौका मिले और पीढ़ी दर पीढ़ी आप इसको सिर्फ हाथ बदलते जाए। जहां तक रहा सवाल नतीजों का तो मैं बिल्कुल सहमत हूं मयूरेश की बात से और आपकी बात से और नीरज जी की बात से और शैल जी की बात से और जिस तरीके से विश्लेषण यतीन जी भी कर रहे थे कि जो उम्मीद थी उस पर खरे उतरे हैं। पुराने बिजनेस को लेकर के मेरे ख्याल से जिस तरीके का माहौल है उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन नए बिजनेस जियो डिजिटल रिटेल आने वाले समय में फेसबुक के साथ करार ड्यू डिलिजेंस अरामको का निर्णायक तरीके से होना और उसके साथ साथ अगर सोने पे सुहागा अगर आपको देखना है तो 6.5 रुपया प्रति शेयर डिविडेंड। तो मैं ये सब चीज को मिलाकर के देखता हूँ नीरज जी, तो मुझे लग रहा है कि निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है आने वाले समय में नए कारोबार को लेकर के। और ये जो वर्क फ्रॉम होम माहौल हुआ है तो जो आरपूज है वो मेरे ख्याल से आने वाले इस वित्तीय साल के पहले तिमाही के नतीजे में और आने वाले कई नतीजों में आपको सुधार आते हुए दिखेगा। काफी लंबे समय से हमने कवायद की है इसमें निवेश करने की और वो आज के तारीख में भी बरकरार है और आने वाले भविष्य में भी ये कवायद जो हमारी है वो बरकरार रहेगी। जी मयूरेश जी, एक चीज जो जीआरएम की हम लोग चर्चा करते हैं, एक कंपनी ने बीट किया, चल जा रहा हूं एक मिनट में, बीट किया है इसने $8.9 का जीआरएम आया है। बाजार को ऐसा लग रहा था, अनुमान था कि 7.8 आएगा, लेकिन उसके सामने 8.9 आया है और पिछले तिमाही में 9.2 था, यानी बिल्कुल उसके करीब। और हमने अपनी पहले की जो हम लोग इसके प्रीव्यू कर रहे थे उसमें हम ये कह रहे थे कि जीआरएम को हेज करके चलती है बड़ी कंपनियां, यानी जो सेलर होता है उसके साथ पहले इनका टाइप होता है, इसलिए जीआरएम में बचाव कर सकते हैं। और वो है आपको सामने दिख रहा है कि जीआरएम मार्केट की एक्सपेक्टेशन से जबरदस्त ऊपर है, ये 8.9 लगभग आप पिछले क्वार्टर के बराबर कह सकते हैं। शायद आप कुछ कह रहे थे। जी नीरज जी, बस मैं ये बताना चाहता था कि पिछले 3-1 दशक में मैंने 4 या 5 आईपीओ इश्यूज ट्रैक किए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के या इनकी ग्रुप कंपनीज के, और हमेशा टूट के पैसा मांगा जाता था। रिलायंस पॉलीप्रोपिलीन और रिलायंस पॉलीइथाइलिन, ये जो 2 आईपीओज आए थे, इनको इलू पीलू के नाम से बाजार में जाना जाता था। 10 रुपए का फेस वैल्यू था और 4 बार 2.5 रुपए मांगे गए थे ताकि निवेशकों को कोई परेशानी ना हो। इस समय आप देखिए सबके पास कैश और लिक्विडिटी नहीं है, तो कौन सा आदमी ऐसा होगा जो 1257 रुपए एकदम सामने दे देगा। इसीलिए उसको ये सुविधा दी जा रही है कि आप 25% दीजिए जैसे ही आपकी क्षमता हो, और जब जब रिलायंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत होगी तो ये पैसे आपसे मांग लिए जाएंगे। तो इसके पीछे ये कारण है कि आप रुक के पैसा मांगिए ताकि इन्वेस्टर आपके सामने लंबी अवधि तक रहे, ना उसे परेशानी हो और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी आता हुआ दिखे। तो अगर आप 1257 पर पैसा लगाते हैं और 1464 प्राइस फिलहाल है, ये कहीं बीच में आके बैठता है, और अगर आगे आने वाले ट्रांजैक्शंस आपको आते हुए दिखते हैं तो आप सिर्फ एक कॉल ऑप्शन का 25% प्राइस दे के आप एक लंबी अवधि का ट्रेड खेल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। शायद इसके पीछे ये सोच थी, बस मैं ये बताना चाह रहा था। जी मयूरेश जी, अभी हमने चर्चा की काफी सारी कि जीआरएम मैंने आपको बताया बीट किया उसने, लेकिन एक और सेगमेंट जो जियो, जिसकी हम बात लगातार करते हैं कि टेलीकॉम बिजनेस है, कभी हाल में डील भी हुई है फेसबुक के साथ, लेकिन इसका नंबर्स आप देखिए, मुझे ऐसा पूरा अनुमान था कि इस बार जियो बीट करेगा। 2 बड़े रीजन थे, एक तो पिछले क्वार्टर में जो टैरिफ हाइक हुई थी उसका फुल इंपैक्ट आपको देखने को मिला, और दूसरा ये हुआ था कि इस जो पिछले 1-1.5 महीने से आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन है, उसकी वजह से डेटा कंजम्पशन और वॉइस कॉल की कंजम्पशन ये सारे बढ़ते हुए आपको दिखे और नए सब्सक्राइबर्स भी जुड़े। तो जियो जो नया बिजनेस है जिसकी हम लोग बात करें कि वो आउट परफॉर्म कर रहा है, उस पर जरा प्रकाश डालिए कि ये जियो तो बिल्कुल हमारी उम्मीद से बेहतर है, प्रॉफिट उम्मीद से बेहतर है। आरपू 130 रुपए 60 पैसे आया है, हमको लग रहा था 134 आना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए आया होगा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत बार दिक्कतें हो जाती कहीं कहीं पे। मयूरेश जी। नहीं, बिल्कुल नीरज जी। तो आई थिंक फॉर द जियो पार्ट ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ
दो अजम्पशंस मान के चलते हैं। आई थिंक जो जियो का आज का सब्सक्राइबर बेस है और जो अगले कुछ क्वार्टर्स में होगा, तो अगर हम FY22 के अनुमान और एस्टिमेट्स लेते हैं और अनुमान लगाते हैं कि जियो का सब्सक्राइबर बेस रीचेस अराउंड 475 to 500 मिलियन, ये रेंज के बीच में, और जो आरपूज इन्होंने अभी रिपोर्ट किया है 130 के आसपास, जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है और जो प्राइस हाइक्स लेने पड़ेंगे वोडाफोन आइडिया को या एयरटेल को, क्योंकि जितनी इनकी कैपिटल आउटगो है बोथ ऑन द केपेक्स एंड द ओपेक्स साइड, स्पेक्ट्रम लायबिलिटीज के लिए हो, EGR ड्यूज के लिए हो, और जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर बेस पे बैठे हैं और आरपूज पे एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट्स बैठे हैं, इनको सब्सटेंशियल हाइक्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि आई थिंक एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है कहीं ना कहीं। आई थिंक अगर आप मैच करते हो ये आरपू इंक्रीजेस, एंड इफ यू प्रॉब्ली प्रिज्यूम आरपूज बीइंग बिटवीन 180 एंड 200, 200 के ऊपर जाए तो आई थिंक EBITDA फ्रॉम द करंट एनुअलाइज्ड लेवल शायद 3 गुना हो सकता है रिलायंस का। बट कंजर्वेटिवली मान के चलते हैं कि अगले कुछ तिमाहियों में 180 और 200 के बीच में रहता है आरपू जियो के लिए, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो EBITDA लेवल होगी ऑन द जियो बेसिस इटसेल्फ विल बी 2.5 टाइम्स। तो आप समझ सकते हो कि जो EBITDA का कंट्रीब्यूशन होगा ये किस हद तक ऑफसेट करेगा जो फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेटकेम और रिफाइनिंग के बिजनेस से। तो वो जो ऑफसेटिंग इफेक्ट होगा फ्रॉम जियो, और जो रिटेल का भी कारोबार है नीरज जी, आई थिंक अगर एक तिमाही अगली तिमाही विच इज दिस क्वार्टर, कमिंग क्वार्टर, क्योंकि लॉकडाउन था एक पूरे महीने के लिए, वहां पे तो रेवेन्यूज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अपैरल से आएंगे नहीं, ग्रोसरी से आएंगे सिर्फ, कहीं ना कहीं आई थिंक वो भी अगर हम एस्टिमेट्स कम करते हैं सेकंड हाफ में जो रिकवरी आएगी वो भी जबरदस्त होगी। तो मुझे लगता है ये जो जियो का कारोबार है ये EBITDA को जबरदस्त सपोर्ट करेगा। और जो गौरव जी बता रहे थे, आई थिंक यस दैट स्टॉक प्रॉब्ली लुक्स वेरी वेल पॉइज्ड। जियो और रिटेल के कारोबार जो इंजिन्स होंगे, जो डीलेवरेजिंग है सऊदी अरब को लेके विच इज ऑन प्लेस, व्हाट हैज हैपेंड विद फेसबुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जो राइट्स इशू से पैसा जुटाया जाएगा, जो शैल जी ने ब्यूटीफुली समझाया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये सारी चीजें भी कॉन्फिडेंस लाती है with higher dividend payouts and higher ROEs. तो शायद जियो का कारोबार is one business which will bail out Reliance ये difficult year में। जी यतिन, आपसे जब हम लोग पिछले समय बात कर रहे थे तो आप राइट्स इशू के कई बार ये बता रहे थे कि हिस्ट्री किस तरीके से रिपीट हुई, किस तरीके से राइट्स इशू आए। दो बड़ी घटनाएं हुई, एक ये राइट्स इशू वाली हो गई, दूसरी फेसबुक हुई, यानी दो बड़े सोर्सेज से कंपनी के पास फंड आएगा और जो कि उनको बहुत मदद करेगा आगे की फर्दर ग्रोथ के लिए। हालांकि मैं बता दूं कि पेटकेम का इनका जो पूरा कैपेक्स है लगभग खत्म हो चुका है, अब बहुत थोड़ा कहीं कुछ हो सकता है कि बचा हो, अदरवाइज वहां और कोई कैपेक्स की जरूरत नहीं है। और जो टेलीकॉम का बिजनेस है जियो वाला, उसमें भी ऑलमोस्ट कैपेक्स हो चुका है, तो यानी अब वो डेट रिटायर की तरफ बढ़ेंगे इतनी बड़ी रकम लेकर के। यतिन बिल्कुल नीरज जी, और जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था कि ये जो डीलेवरेजिंग की थीम है वो मार्केट को बहुत जबरदस्त तरीके से पसंद है। इसके लिए हमने देखा कि जैसे ही 44,000 करोड़ की फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म्स की डील अनाउंस हुई, स्टॉक ने करीब 25% की छलांग लगाई पिछले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशंस में। और इसमें सबसे बड़ा जो अहम आपने मुद्दा उठाया है कि कैश फ्लोज जो है वो अभी डेट रिडक्शन में ही जाएंगे, क्योंकि जो पेटकेम का केपेक्स करना था और जियो का जो केपेक्स लगेगा वो सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है, और कहीं ना कहीं जितनी भी कैश अभी कंपनी जनरेट करेगी वो डेट रिटायरमेंट में जाएगी। जियो की अगर आप बात करें तो जियो प्लेटफॉर्म्स की डील के बाद ब्रोकरेजेस का भी यही मानना था कि जिस प्रकार से फेसबुक ने पैसे डाले हैं उसका एक पोर्शन जो है जियो के केपेक्स के अंदर चले जाएगा और जियो सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि पेरेंट लेवल पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोई निवेश नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप ओवरऑल बेसिस पे जियो के स्टेटमेंट्स भी देखें तो आरपू भी हेल्दी है, 131 रुपए के आसपास, सब्सक्राइबर ग्रोथ करीब 26% हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और एक अहम जो पहलू है जियो का, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में ये कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स और ग्लोबल कंपनी फेसबुक की डील के बाद सिमिलर स्टेक और निवेश करना चाहते हैं। तो अगर फेसबुक ने 44,000 करोड़ रुपए डाल दिए हैं तो दूसरे इन्वेस्टर्स भी लाइन लगा के खड़े हैं कि उनको भी कोई निवेश का मौका दिया जाए, क्योंकि जो डिजिटल इकोनॉमी है इंडिया की वो बहुत बेहतरीन तरीके से शेप अप हो रही है। और राइट्स इशू जो कि करीब 53,000 करोड़ रुपए का लॉन्च करने जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज 1257 रुपए पे, वो भी एक बहुत जबरदस्त तरीके से लेवरेज जो है कम कर देगा। क्योंकि अगर आप 31 मार्च के एंड का अगर आप डेट फिगर देखें तो कर्ज था करीब 3,36,000 करोड़, और 3,36,000 करोड़ में से कंपनी की योजना ये है कि अगले क्वार्टर में Q1 में करीब 1 लाख करोड़ की पूंजी जुटा ले राइट्स इशू के द्वारा और फेसबुक के डील के द्वारा। तो करीब 33% का डेट में रिडक्शन देखेंगे, कर्ज में कटौती देखेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत एक जबरदस्त अचीवमेंट है। और कंपनी का जो गाइडेंस है मार्च 2021 तक डेट फ्री होने का, उसको पाने का लक्ष्य जो है वो बहुत ही निकट आ रहा है।
और बहुत बेहतरीन तरीके से ये पूरी जो बैलेंस शीट मजबूत करने की इस कठिन समय में, इस कोरोना के समय में कंपनी ने ली है, वो मेरे हिसाब से मार्केट अप्रिशिएट करेगा। डेफिनेटली मार्केट अप्रिशिएट करेगा। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, कैश फ्लो के तौर पे ही जो गीगा फाइबर लॉन्च किया गया था पिछली बार एजीएम के बाद से उसकी फुल फ्लेजेड जब शुरू हुई है, तो अभी ये कह सकता हूं मैं कि पूरी उसने रफ्तार नहीं पकड़ी है अभी, और वो एक बहुत बड़ा कैश फ्लो का जरिया बनेगा, क्योंकि जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन बेस एक्सपेक्ट करके कंपनी चल रही है उससे आप देखेंगे, और उस जिस तरीके से प्लान्स रखे गए हैं अभी भी पेनिट्रेशन बहुत कम है, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो एक तगड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम खुलेगी जियो के संदर्भ में, जो बहुत पैसा आएगा। अच्छा सुमित, अगर आपने रिटेल के संदर्भ में कुछ और निकाला तो बताइए, फिर उसके बाद मैं विकास जी से उस पर एक राय लूं। देखिए नीरज जी, जो रिटेल का आंकड़ा है उसमें अनुमान बाजार में पहले ही लग रहा था कि रिटेल के रेवेन्यूज के फिगर थोड़े नीचे की साइड आएंगे, और वो नीचे की साइड आते हुए दिखाई पड़े हैं। लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो तो जरूर रेवेन्यूज के अंदर दिख रहा था और दिखा भी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप रिटेल का एडिशन देखेंगे तो एरिया ऑपरेशंस जो है वो करीब 28.7 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास आया, जो कि 26.3 से बढ़ा है सीक्वेंशियली, और पिछले साल करीब 22 से, यानी कि एडिशन अभी भी जारी है। थोड़ा सा इम्पैक्ट रेवेन्यूज पे जरूर आया है, लेकिन इबिटा फ्रंट पर और फुटफॉल फ्रंट पर वहां पर ये आंकड़ा ज्यादा अच्छा आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने जियो में भी ऑब्जर्व किया है, जियो के नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो इनका मुनाफा अनुमान से फार बेटर आता हुआ दिखाई पड़ा है। आरपू इन लाइन विद एस्टिमेट है कि लोअर एंड 132 था, हायर एंड 135 के आसपास था, लेकिन रेवेन्यूज थोड़ा सा मिस हुए हैं। उसकी वजह हो सकती है कि इनका हायर मार्जिन या प्रोडक्ट मिक्स जो है वो थोड़ा बेटर साइड पर है मार्जिन वाला, जिसकी वजह से इनका मुनाफा जो है थोड़ा बेटर आया है जियो में इन कंपैरिजन टू जो अनुमान लगाया जा रहा था। इसीलिए मुनाफा बेहतर है, मार्जिन बेहतर है, और आरपू जो है वो इन लाइन के आसपास है। जियो में ये ज्यादा बेटर साइड आया, और रिटेल के लिए नया मार्जिन एक्सपेंशन और नया स्टोर एडिशन ये काफी क्रूशियल माना जा रहा है। जी अच्छा, इसी रिटेल में मैं 2 पॉइंट्स और रख दूं, उसके बाद विकास जी आप अपनी राय दीजिएगा। रिटेल का जो रेवेन्यू है 38,211 करोड़ है, पिछले साल की इसी तिमाही में वो 36,000 करोड़ था, यहाँ पे इंक्रीमेंट है। एबिट लेवल पे 2556 करोड़ आया, जो 1923 करोड़ था YOY, और मार्जिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो 7% की रखी इन्होंने, पहले जो है 5.2% थी। इस चैलेंजिंग टाइम में अगर रिटेल में मार्जिन आपका इंप्रूव हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। और जैसा कि सुमित बता रहे हैं कि एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ा, यानी एडिशंस हुए हैं आउटलेट्स में, और आजियो के जरिए जो ऑनलाइन ये करते हैं उसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। तो ये रिटेल का जो बिजनेस है एक्चुअली जो सबसे बड़ा बिजनेस इनका है। इस पूरी बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 2.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू तो खाली यहीं से आता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्ले हो रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है रिटेल वाले में? बिल्कुल नीरज जी, मैं आप सभी को सुन रहा था, तो मोर और लेस सभी पॉइंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। जहां तक रिटेल का सवाल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है रिलायंस के लिए, और रिलायंस के जो दोनों कंज्यूमर वाले बिजनेस है, रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो, दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। और ये जो पिछले क्वार्टर के नतीजे, इसमें चूंकि लॉकडाउन सिर्फ 22 मार्च को एप्लीकेबल हुआ था तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट मुझे लगता है करंट क्वार्टर में रिटेल को जरूर थोड़ा नुकसान होगा, काफी नुकसान होना चाहिए, बिकॉज एसेंशियल गुड्स के अलावा बाकी सब रिटेल स्टोर्स बंद है। बट इवन अदरवाइज रिटेल एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है रिलायंस का। और जिस तरह से ये फेसबुक और रिलायंस के बीच में डील हुई है, मुझे लगता है ये जो व्हाट्सएप के जरिए जियो मार्ट का भी जो प्लेटफॉर्म रहेगा, तो सबका बहुत बड़ा फायदा रिलायंस रिटेल को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में जब चीजें नॉर्मल हो जाएगी तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन रिलायंस रिटेल एज वेल एज रिलायंस जियो। और मुझे लगता है जो कदम आज मैनेजमेंट ने उठाए हैं, चाहे वो राइट्स इशू के जरिए 53,000 करोड़ जुटाना है, या फिर फेसबुक के साथ जो डील करी है, मुझे लगता है जो भी पॉइंटर्स है वो बिल्कुल डेट कम करने की ओर है, जो कि एक सिर्फ चिंता का विषय रिलायंस के साथ वही है। और मुझे लगता है ये जैसे उन्होंने मुकेश अंबानी जी ने पिछले एजीएम में कहा था भाई 2021 कर्ज मुक्त कर देंगे, तो उसी राह पे चल रहे हैं, और उसका एक डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रिलायंस के स्टॉक में ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म बिल्कुल देखने को मिलेगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगा। शायद मैं आपके साथ पास आ रहा हूँ कुछ पॉइंट्स रखते हुए। एनुअल एबिटा जो है उसने 1 लाख करोड़ क्रॉस किया है पहली बार, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। डिजिटल सर्विसेज का जो रेवेन्यू है, जो एबिटा है माफ कीजिएगा, वो 6,500 करोड़ पहुंच गया है, ये इसने बीट किया है 42% से YOY। और इसके साथ ही रिकॉर्ड एनुअल रेवेन्यू राइज हुआ है